Hello everyone, my name is Rishika Patel and I welcome you all to Rouse Academy. Today I would be telling you guys some of the basic essential books that are necessary to clear the UPSC prelims. मैंने खुद ने भी यही books का use किया है and I have cleared UPSC prelims twice. So trust me on this. This is the ultimate book list that you have to follow. ठीक है? Now starting from the history section. हिस्ट्री सेक्शन में जो एंशंट एंड मेडिवल हिस्ट्री है उसके लिए एक तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th की एनसीईआरटी आती है, उसे आपको रेफ़र करना है. बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखी हुई है, आप सबको पढ़ के समझ जाएगी. यू डू नॉट हैव टू फोकस ऑन द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, आपको जनरली सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. ठीक है. अब इसमें भी आप एक और चीज़ कर सकते हो, ये एक वैल्यू एडिशन की तरीके से आप ले सकते हो. सपोज़ ये आपने PDF, आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगी, यू जस्ट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट. उसको दो पार्ट्स में, एक साइड आप उसको ब्लैंक रखो, दूसरी साइड वो प्रिंटेड फॉर्मेट रहने दो. ये ब्लैंक पेज में क्या करोगे, कोई भी आगे चल के कोई भी ऐसी नई इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास आती है, व्हेन यू रेफर टू द PYQs ऑफ द हिस्ट्री सेक्शन, आपको ऐसा कोई फैक्ट पता चलता है दैट इज़ नॉट मेंशन्ड इन दीज बुक्स, आप कोई टेस्ट सीरीज करते हो तब आपको हिस्ट्री सेक्शन से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट लगता है दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड नॉट गिवन इन दीज बुक्स, यू जस्ट ऐड इट ओवर हियर. सो क्या होगा, इससे कॉम्प्रीहेंसिव आपकी हिस्ट्री एंशंट और मेडिवल का तो एक कॉम्प्रीहेंसिव रिसोर्स बन के तैयार हो जाएगा. ठीक है. दिस आई हैव डन, यू कैन ऑल्सो फॉलो इट इफ़ यू वॉन्ट. ठीक है. फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल तो लास्ट ईयर तो आर्ट एंड कल्चर का अच्छा खासा वेटेज आ गया था, है ना. तो आर्ट एंड कल्चर में बहुत ही प्यारी एनसीईआरटी है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स. इसको आपको पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ना है. ठीक है. एक और बुक है दैट इज़ रेफर्ड बाय द UPSC एस्पिरेंट्स इज नितिन सिंघानिया. ना ये बुक को आपको पूरा स्टार्टिंग से आखिरी तक नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर UPSC प्रीलिम्स, उनको आपको रेफ़र करना है. फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर का जो चैप्टर है, टेम्पल आर्किटेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. उसके बाद यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इंटैंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, क्लासिकल डांसेस हैं, ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफ़र करके समझ जाएगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली UPSC आस्किंग, उनको समझ के यू हैव टू फोकस ऑन दोज इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ओनली. ठीक है. एक और प्रो टिप आपको देती हूँ हिस्ट्री सेक्शन में, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर UPSC. हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म से रिलेटेड, सो यू हैव टू फोकस ऑन बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म इन डिटेल. अब वो सरफेस लेवल के क्वेश्चंस पूछ भी नहीं रहे हैं, वो बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उसके लिए आपको एकदम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ दिस टॉपिक्स. ठीक है. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो अल्टीमेट सोर्स है स्पेक्ट्रम. अब मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो है वो एक तो फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है ना, और दूसरा पार्ट वो है जिसमें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, पेजेंट मूवमेंट्स हैं, ट्राइबल मूवमेंट्स हैं. देयर इज़ ऑल्सो कैसे एजुकेशनल रिफॉर्म्स वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस. नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल UPSC ये जो सेकेंड पार्ट है ना, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो उस पर भी इक्वल एम्फेसिस देने की ज़रूरत है. जैसे हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल पे जितनी इंपॉर्टेंस देते हैं ना, उतनी ही इंपॉर्टेंस हमें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड अदर एस्पेक्ट्स पे भी देना है. ठीक है. तो स्पेक्ट्रम इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री. और इन सबको सप्लीमेंट क्या करेगा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये हिस्ट्री सेक्शन के लिए तो आप 15 ईयर्स तक भी जा सकते हो. सी, हिस्ट्री इज़ अ स्टैटिक सब्जेक्ट, तो आप अगर बहुत पीछे के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ना, तो आपको उससे फ़ायदा ही होगा. ठीक है. सो यू कैन लुक इनटू इट. फाइन. सो दिस वाज द अल्टीमेट रिसोर्सेज और द बुक लिस्ट दैट यू कैन रेफर फॉर हिस्ट्री. मैंने तो यही रेफर की थी, यू कैन ऑल्सो रेफर टू इट, एंड आई हैव क्लियर 2 प्रीलिम्स, तो आई कैन वाउच फॉर इट. ठीक है. नाउ द ज्योग्राफी के लिए द ओनली रिसोर्स, मेरे हिसाब से तो द ओनली रिसोर्स इज NCERTs. 11th एंड 12th की NCERTs हैं. ठीक है. 11th एंड 12th की NCERTs हैं. अब इसमें भी एक फिजिकल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है,
एक इंडियन ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, एक ह्यूमन ज्योग्राफी का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इन सब के लिए 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज आर मोर देन इनफ, ठीक है। लेकिन इन एनसीईआरटीज को आपको मतलब सिर्फ अकेले लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना, यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स, वो कहना क्या चाह रहा है आपको, हर एक एक टॉपिक। फॉर एग्जांपल साइक्लोन्स पूछा है तो यू नीड टू नो कि कैसे साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से ये साइक्लोन्स बनते हैं, क्या सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए, वाटर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए साइक्लोन्स के फॉर्मेशन के लिए, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो तो आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से ज़रूरी है। अब उसके साथ साथ आप जीसी लियोन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज तो मस्ट हैं, ये तो विदाउट दिस तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। उसके साथ साथ यू कैन सप्लीमेंट दीज एनसीईआरटीज विद जीसी लियोन, दिस इज़ ऑल्सो गुड बुक। और इसमें जो है ना वो बायोम का जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। जीसी लियोन से यू हैव टू रेफर टू दिस चैप्टर ऑफ बायोम, क्योंकि हर साल बायोम से भी एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है प्रीलिम्स में, सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट एज वेल, ठीक है। और एक और चीज़, अबव ऑल इसके एटलस के विदाउट तो चल ही नहीं सकता ज्योग्राफी के सेक्शन में, ठीक है। एटलस कहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो रही है, कैसे जा रही है ना, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से पास हो रही है, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया। तो एटलस में आपको पता होना चाहिए एक्चुअली कि वो चीज़ कहाँ लोकेटेड है, रामसर साइट्स कहाँ लोकेटेड है, जो इम्पोर्टेंट हिल्स हैं वो कहाँ पे कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है। कौन कौन से माउंटेन्स हैं, हाईएस्ट पीक्स कौन सी है हर स्टेट की, आपको इतना तो मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कौन कौन सी रिवर्स फ्लो कर रही हैं, रिवर्स, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से पता चलेंगी, आपको जो है वो एटलस के थ्रू पता चलेंगी, मैपिंग के थ्रू पता चलेंगी। तो यू हैव टू फोकस ऑन मैपिंग, स्पेशली फॉर द इंडियन ज्योग्राफी तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैपिंग आपको किस किस चीज़ों की करनी है, आपको माउंटेन्स का पता होना चाहिए, यू हैव टू फोकस ऑन रिवर्स, कहाँ पे सॉइल, वेजिटेशन, इन सब की भी मैपिंग आप कर लो तो बहुत अच्छा है। यू हैव टू फोकस ऑन रामसर साइट्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर मैपिंग एज वेल। तो आप कोई भी चीज़ पढ़ो, आप जो है वो उसे सप्लीमेंट करो एटलस के साथ, ऑक्सफोर्ड का भी ले सकते हो, ब्लैक स्वान का भी ले सकते हो। सो दिस विल हेल्प यू, एक पिक्टोग्राफिकल मेमोरी बनाने में भी आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। और कोई भी अगर इवेंट हो रहा है, कोई भी क्लाइमेटिक फिनोमेना हो रहा है ना, अगर आप मैप देखोगे ना आपको समझ आएगा कि यहाँ पे हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि शायद वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है या वहाँ पे जो है वो माउंटेन्स ऐसे अलाइंड हैं। तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स मच मोर होलिस्टिकली इफ़ यू रेफर टू द मैप्स, ओके। सो ज्योग्राफी के लिए 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज जीसी लियोन से आप जो है वो सप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। पॉलिटी के लिए सबको पता है एम लक्ष्मीकांत, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, उसका लेटेस्ट एडिशन ले लेना क्योंकि अब जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, है ना, तो यू हैव टू टेक द लेटेस्ट एडिशन। उसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटीज़ हैं, एक तो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और एक है पॉलिटिकल थ्योरीज। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो है वो सिर्फ लक्ष्मीकांत बेस नहीं आ रहा है, दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन थ्योरीज, सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, व्हाट यू कैन से, सेकुलरिज्म हो गया, लिबरलिज्म हो गया, अगर कम्युनलिज्म, ये मतलब बहुत सारी जो भी थ्योरीज हैं ना, जो भी पर्सपेक्टिव्स हैं, ये आपको ये पॉलिटिकल थ्योरी वाली जो बुक है 11th की बुक है, एनसीईआरटी है, उससे आप जो है वो रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। सो आपको ये पॉलिटिकल थ्योरीज क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है, हर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटा छोटा बेसिक डिफरेंस भी होता है कि अगर अमेरिकन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म से कैसे डिफरेंट है, ये सब आपको कैसे पता चलेगा, आपको ये 11th की एनसीईआरटीज के थ्रू पता चल जाएगा, ठीक है। देन देयर इज ऑल्सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एक्सट्रीमली गुड बुक एनसीईआरटी, जो कि आपको जब आप स्टार्ट करो तो आपको पहले यही पढ़नी चाहिए। लक्ष्मीकांत तो बाइबल है ही फॉर पॉलिटी, फाइन। नाउ इकोनॉमी, सी
इकोनॉमी थोड़ा सा एक डायनामिक सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमी पढ़ने के लिए आपको बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर टर्म की। इन्फ्लेशन क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या होता है, तो मतलब ये जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। तभी आप जो अगर जब बजट और इकोनॉमिक सर्वे को आप रेफ़र करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, तभी आपको वो चीज़ें समझ आ पाएंगी, है ना। एंड बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर इकोनॉमी, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, यू शुड हैव दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट आर द कंसेप्ट्स, दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, ठीक है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए देयर इज एन एनसीईआरटी, 11th की एनसीईआरटी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो पूरी इंडिया की कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, एलपीजी रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें बता रहा है, ठीक है। ऑल्सो एक 12th की भी एनसीईआरटी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप उसको भी समझ सकते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, ठीक है। जीडीपी, जीएनपी, ये सब इसमें भी बताया गया होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी इकोनॉमिक की 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, जिससे आप जो है वो अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ला सकते हो। एक आपको जो है वो एक स्टैंडर्ड बुक भी चाहिए होगी, यू कैन ईदर रेफर टू रमेश सिंह, यू कैन ईदर रेफर टू संजीव वर्मा एज वेल, ठीक है। तो उसके टॉपिक्स, और आप यूट्यूब से भी आप जो है वो कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ आए, जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब, वहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स आ जाते हैं जिसके थ्रू आप जो समझ सकते हो। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना इस इकोनॉमिक्स में, दैट इज़ दिस इकोनॉमिक्स सर्वे एंड बजट। हर साल इससे भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। लेकिन इसको पता करने, इसको समझने के लिए यू शुड हैव दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और उस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप या तो ये वाली बुक्स रेफर कर सकते हो, ये तो आपको मैंडेटरी है 11th और 12th की एनसीईआरटीज पढ़ना, ठीक है। देन कम्स अपना इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए 2 बुक्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा चलती है, या तो शंकर आईएएस या पीएमएफ आईएएस, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स में अगर करंट अफेयर्स की बात करें इकोनॉमिक्स में, तो वो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से ही ज़्यादातर हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप कोई भी एक कंपाइलेशन उठा सकते हो वहाँ के करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए, फाइन। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पीएमएफ आईएएस या शंकर आईएएस की बुक चलती है। पीएमएफ आईएएस इज ऑल्सो गुड बुक, ठीक है। इन्वायरमेंट में भी यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे एक्सट्रीम इन्फोसिस देने की ज़रूरत है। जैसे आप रामसर साइट्स पे फोकस कर सकते हो, नेशनल पार्क्स हो गए, है ना, बायोम्स मैंने बोल ही दिया था आपको कि आपको वो जीसी लियोन से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। स्पीशीज़ एंड न्यूज़, हर साल एक क्वेश्चन आता है ना, तो आपको स्पीशीज़ एंड न्यूज़ से रिलेटेड लास्ट ईयर नहीं आया था, लेकिन उसके पहले तक हर साल एक ना एक क्वेश्चन आ ही रहा था। तो स्पीशीज़ एंड न्यूज़ यू शुड बी वेल वर्स्ड विथ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन्वायरमेंटल लॉज जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, है ना, फिर बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया, तो ये क्या उनसे, ये सब जो है वो इन्वायरमेंटल लॉज ही तो है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हो गया, वेरियस लॉज हैं। तो दीज आर द वेरियस इन्वायरमेंटल लॉज। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अंदर जैसे नेशनल पार्क्स आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ गई। तो यू शुड ऑल्सो नो कि डिफरेंस क्या है, कौन इसको रेगुलेट करता है, नेशनल पार्क्स को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, है ना, नोटिफाई कौन कर रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें, ये जो बेसिक, जो इतनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए इन्वायरमेंट में भी, ठीक है। तो इसके लिए अब मैं एक और प्रो टिप आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ये नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ एंड न्यूज़ हो गई, है ना, रामसर साइट्स हो गई, आपको उसे लाइन बाय लाइन याद करने की जगह व्हाट यू कैन डू इट, मैप कर लो उसे, है ना। एक ब्लैंक मैप लो, पॉलिटिकल मैप लो, और कोई भी रामसर साइट आए, फॉर एग्जांपल अगर जम्मू एंड कश्मीर में है तो रामसर साइट को आप उसको मैप कर लो, है ना। तो ऐसे करके आप जो है वो पूरी रामसर साइट्स यू कैन मैप, फाइन। तो रामसर साइट्स हो गई, स्पीशीज़ इन रूट्स, मैंने तो मैप किया था, यू कैन ऑल्सो डू इट, क्योंकि एक पिक्टोग्राफिकल मेमोरी क्रिएट हो जाती है, वो रिवाइज करना भी ईजी हो जाता है, वो रिटेन करना भी ईजी हो जाता है, ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल लॉज, इंटरनेशनल कन्वेंशंस जैसे UNFCCC हो गया, UNCBD हो गया, CBD इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना।
ये सारी जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, मैं तो आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, UNCCD हो गया, तो ये जो है वो UNCCD वगैरह हो गया, तो दीज आर व्हाट, दीज आर इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो कि आपको एनवायरनमेंट में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हाईलाइट कर लिए जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, फाइन। और आपकी स्टैंडर्ड रिसोर्स तो वो ये शंकर IAS है, PMFIS भी इज़ अ वेरी गुड बुक, फाइन। साइंस एंड टेक के लिए देखो कोई ऐसी स्टैंडर्ड बुक नहीं है, यू हैव टू फोकस ऑन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब उसके लिए आप क्या करोगे, आप इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। टेक करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, जो भी उस साल की न्यूज़ेज़ हैं, है ना, उन पे अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, सी उसको आप यूट्यूब कर सकते हो, है ना, ताकि वो उसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, क्योंकि बेसिक से करंट अफेयर्स में भी बेसिक, साइंस में भी बेसिक से पूछ रहे हैं, डिफेंस में कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है ना, तो यहाँ पे आपको बेसिक्स पता होंगे ना, तो आप जो है वो सॉल्व कर पाओगे वहाँ के क्वेश्चंस भी। तो आपको क्या करना है, आपको यू हैव टू टेक एनी ऑफ द करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, उसके बाद कोई भी सबके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, नॉट ओनली ऑन द करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए यू हैव टू फोकस ऑन द बेसिक्स और द कंसेप्ट्स बिहाइंड दोज थिंग्स, ठीक है। बायोटेक बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक में। वायरस, फॉर एग्जांपल वायरस, सेल, ये जो क्वेश्चंस है ये हर दूसरे साल पूछा जा रहा है, वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन, तो है ना। तो क्या हो रहा है कि यू हैव टू फोकस ऑन बायोटेक, सेल क्या होता है, वायरस क्या होता है, DNA कैसे होता है, RNA कैसे होता है, जो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कैसे होती है, सोमैटिक सेल्स, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल पूछ लिया, तो सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, यू हैव टू नो दिस, है ना, तभी तो आपको पता चलेगा कैसे न्यूक्लियर ट्रांसफर हो रहा है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, तो यू हैव टू फोकस ऑन बायोटेक, ठीक है। तो उसके लिए आप कोई भी कंपाइलेशन उठाओ, उसके बाद आप जो है वो गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। नैनोटेक इज़ इम्पॉर्टेंट, हेल्थ में वायरल बॉर्न डिजीजेस कौन सी हैं, है ना, कौन सी जो है वो अलग दूसरे पैरासाइट्स के थ्रू डिजीज़ेस कॉज हो रही हैं, वन हेल्थ अप्रोच क्या है, तो ये सारी चीज़ें हेल्थ के अंदर आ जाएंगी। इमर्जिंग टेक जैसे अभी जो है वो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, क्रिप्टो से भी क्वेश्चन आ चुका है, ब्लॉकचेन से क्वेश्चन आ चुका है, AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, दीज ऑल दैट कम्स अंडर द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिस पे आपको स्पेसिफिक फोकस करना है, स्पेशली साइंस एंड टेक में, ठीक है। स्पेस मैंने अभी बताया आपको, सन सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस, कौन कौन सी सैटेलाइट्स अभी जो है वो लॉन्च की गई हैं, सबका क्या रोल है, वो सब आपको स्पेस में पता होना चाहिए, ठीक है। डिफेंस सेक्टर जो है वो, उस पर भी आपको फोकस किस पे करना है कि जो न्यू डिफेंस में टेक्नोलॉजीज़ आई हैं उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल विथ रिगार्ड्स टू साइंस एंड टेक। इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में भी क्या करना है आपको फोकस करना है बायलैटरल रिलेशनशिप्स पे, इंडिया US, इंडिया चाइना, और इंडिया के नेबरहुड के साथ कैसे रिलेशन है, भूटान के साथ, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, म्यांमार, तो यू हैव टू फोकस ऑन द बायलैटरल रिलेशनशिप्स। तो ये तो हो गए एक तो नेबरहुड के रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जो बिग पावर्स हैं जैसे रशिया हो गया, US हो गया, इनके साथ कैसे रिलेशनशिप है। अब रिलेशनशिप भी आप वेरियस फ्रंट्स में देख सकते हो, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, सिक्योरिटी में क्या कर रहा है ना, और इन्वायरमेंट में क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में क्या कर रहा है, वेरियस फ्रंट्स में, जियो स्ट्रैटेजिक क्या रिलेशनशिप है, वेरियस फ्रंट्स में आप इनके रिलेशनशिप देख सकते हो, ठीक है। जैसे युद्ध अभ्यास आया था, एक क्वेश्चन आया था, है ना, कि कौन सी कंट्री के साथ हम युद्ध अभ्यास करते हैं, तो वो किसके साथ था, USA के साथ, तो आपको वो पता होना चाहिए था कि वो डिफेंस रिलेशनशिप में शोकेस हो जाता, मिलिट्री रिलेशनशिप्स में, एक्सरसाइजेज जो इंडिया US करती है ना, तो ये जो है वो हेल्प करेगा आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में। तो पहला हो गया आपका बायलैटरल रिलेशनशिप्स, दूसरा आपका रीजनल फोरम्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। रीजनल फोरम्स, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, है ना, तो ये जो इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है
फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा हर साल ही यूपीएससी के प्रीलिम्स में आती है, दैट इज़ प्लेसेस इन न्यूज़। वी हैव दिस, ठीक है। तो ये जो प्लेसेस एंड न्यूज़ है ना, ये भी बहुत ज़्यादा यूपीएससी के प्रीलिम्स में आता है हर साल, कि यहाँ पे मैच द कॉलम कर देंगे, 4 चीज़ों को मैच करने के लिए बोलेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ पे हुई, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यू नीड टू नो कि कहाँ पे लड़ाई चल रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा करंट अफेयर्स पे ही, उसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। तो कोई भी कोचिंग का कंपाइलेशन उठा लो, मोस्टली सब लोग सब कवर करते हैं, है ना। और उसके बाद जो है वो यू हैव टू फोकस ऑन द प्लेसेस इन न्यूज़, ठीक है। बायलैटरल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल अफेयर्स में भी, ठीक है, फाइन। देन करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही है। यूपीएससी वाले स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले तो हिंदू पढ़ते हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। यू कैन ऑल्सो रेफर टू गवर्नमेंट वेबसाइट, जैसे पीआईबी हो गया, योजना हो गया, कुरुक्षेत्र वगैरह, दीज आर ऑल्सो द गवर्नमेंट वेबसाइट्स, तो आप इनको भी रेफर कर सकते हैं। एक कोई भी मंथली या ईयरली करंट अफेयर्स मैगजीन आप ले सकते हैं, ठीक है। और लेकिन सी, मंत्रा इज नॉट हाउ मेनी बुक्स यू रीड, मंत्रा इज हाउ मेनी टाइम्स यू रिवाइज द सेम बुक, ठीक है। मैंने अपने यूपीएससी प्रीलिम से पहले, इस साल भी जो मैंने यूपीएससी प्रीलिम से पहले एटलीस्ट 5 टाइम्स रिवाइज किया होगा हर एक सब्जेक्ट को, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस। आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट दैट इज देयर एटलीस्ट 5 टाइम्स बिफोर गोइंग टू राइट द यूपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए, और उसके पहले भी रिवाइज तो किया ही था, लेकिन ये तो लास्ट 1.5 महीने में मैंने 5 बार रिवाइज कर लिया था। तो यू शुड हैव दोज, मतलब इतने क्रिस्प नोट्स होने चाहिए आपके पास कि आप इतनी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लो। मंत्रा सही में जो है वो कॉन्फिडेंस एंड हैविंग ग्रिप ओवर योर स्टैटिक सब्जेक्ट्स। और ये कैसे आएगा, ग्रिप कैसे आएगी स्टैटिक सब्जेक्ट्स में, रिवाइजिंग इट मल्टीपल टाइम्स। और रिवाइजिंग ऐसी नहीं कि एकदम पैसिव आप रिवाइज कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी एक्टिव वाइल यू आर रिवाइजिंग। एक्टिव रिविजन होना चाहिए, आंखें बंद करो, क्या क्या पढ़ा है जल्दी जल्दी रिकॉल करो, वो आपके दिमाग पे प्रेशर डालेगा और आपकी वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर होगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर ऑल द प्रो टिप्स दैट आई कैन गिव यू, दैट हेल्प्ड मी, और वो आपको भी हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स के लिए यू कैन टेक 1 करंट अफेयर्स मंथली। आई थिंक किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो सकती है, तो यू कैन फोकस ऑन ईयरली एज वेल। ईयरली में भी आपको जो है ना करंट अफेयर्स में आपको ज़्यादा फोकस कौन से उस पर करना है, साइंस एंड टेक पे, इन्वायरमेंट पे, है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस पे, इन सब पे ज़्यादा फोकस करना है, इकोनॉमी पे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है स्पेशली विथ रिगार्ड्स टू करंट अफेयर्स, राइट। सो दीज आर द बेसिक बुक्स दैट यू कैन रीड, है ना। मंत्रा नंबर ऑफ बुक्स नहीं है, रिमेंबर, मंत्रा इज़ द नंबर ऑफ रिविजन्स। जितनी ज़्यादा बार आप रिवाइज करोगे उतना आपके होल्ड में आएगा वो कॉन्सेप्ट, उतने ईजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होना, उस टाइम पे वो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, शांत होके कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करना इज़ द अल्टीमेट स्किल, एंड वो प्रैक्टिस से आती है। तो इन सब के साथ एक और चीज़ है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। PYQs इतने इम्पॉर्टेंट है, मैं उसकी इम्पोर्टेंस बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत रिपीटेशन, या आपको अगर रिपीटेशन ना भी होना तो भी आपको स्टाइल ऑफ आस्किंग क्वेश्चन समझ जाएगा कि यूपीएससी एक्चुअल में डिमांड क्या कर रहा है, पूछना क्या चाह रहा है, एक्चुअल में उसका आंसर क्या चाह रहा है, वो ये भी आपको उससे पता चल जाएगा। तो यू हैव टू रेफर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कोई भी टॉपिक पढ़ो ना, पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो, फिर उस टॉपिक पे जाओ, एंड अगेन गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। समझ आया? तो इससे क्या होगा ना, आपको समझ जाएगा कि पहले तो पूछा क्या है, तो उसके हिसाब से आप पढ़ाई करोगे और फिर आप उसे सॉल्व भी कर लोगे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिविजन भी हो जाएगा और आपको समझ जाएगा व्हाट यूपीएससी एक्चुअली वांट्स। ठीक है,
एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट प्रो टिप है, यू हैव टू यूज दीज गाइज, क्योंकि अपन को क्लियर करना है प्रीलिम्स, है ना. सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड. थैंक यू एवरीवन. आई होप आप सब अच्छे से मेहनत करो और इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करो. थैंक यू.